करना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। इनकम के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इनकम के बारे में दो चीज़ हम डिस्कस करनी है, एक तो हमारा डाइवर्जन ऑफ इनकम और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे। देखिए, हर इनकम का एक सोर्स होता है। हर इनकम का क्या होता है? एक सोर्स होता है। वह इनकम आपको रिसीव होती है, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन होता है। जैसे आप जॉब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। उसका सोर्स क्या है? सोर्स है एम्प्लॉयर। सोर्स क्या है बेटा? एम्प्लॉयर। सोर्स क्या है भैया? एम्प्लॉयर। अब जो सैलरी आपको मिल रहा है, आपको सैलरी मिल गया, अब आप उसको खर्च करते हैं, आप उसको स्पेंड करते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिएगा आपने पार्टी किया या बीवी बच्चे को कुछ खाना नहीं खाना, मतलब उनके लिए कुछ घर पे आपने हाउस होल्ड पे आपने कुछ ना कुछ स्पेंड किया, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। समझ में आया? तो सोर्स ऑफ इनकम समझ में आता है और एप्लीकेशन ऑफ इनकम समझ में आता है। अब देखिए, जिस सोर्स से आपकी इनकम आई, जिस सोर्स से आपकी इनकम, मान लेते हैं आपकी, ठीक है भैया सब ठीक है, आप नॉर्मल। हाँ जी, इसके क्या पीछे क्या क्या कह रहा भाई? हाँ हाँ हाँ, मान लेते हैं कि आपकी इनकम, जो आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी सैलरी है, दैट इज सपोज कीजिएगा 2 लाख रुपीज पर मंथ। 2 लाख रुपीज पर मंथ किस सोर्स से आ रही है? एम्प्लॉयर। कौन से सोर्स से आ रही है? एम्प्लॉयर के सोर्स से आ रही है। अब सोर्स से ही आपकी 20,000 इनकम कम कर दी गई। 20,000 इनकम कम कर दी गई। समझ में आया? आपकी इच्छा है नहीं है, लेकिन कंपल्सन में क्या हो गया? आपका 20,000 क्या कर दिया गया? इनकम कम कर दिया गया, और उसको कोविड राहत कोष में दे दिया गया। समझ में आया? ना तुमसे पूछा गया, ना तुमसे ताजा गया। कंपल्सन है साहब, बात समझ में आ रही है? कंपल्सन है। एक ऑर्डर निकल गया, मित्रों आज इस महीने की जो भी इनकम होगी उसमें सबको 20-20 हजार रुपए इसमें डालने ही डालने होंगे, वो आपके सोर्स से ही हट जाएंगे। तो अब आपकी इनकम टोटल कितनी थी? 2 लाख थी। 2 लाख में से 20,000 का क्या हो गया? डायवर्जन हो गया। क्या हो गया? डायवर्जन हो गया। वो कहीं और चली गई, कहीं और खिसक गई। समझ में आया? वो कहीं और चली गई, कहीं और खिसक गई। और अगर मैं बात कहूं, उसके बाद में जो 180 आया, 180 में से आपने 10,000 और अपनी इच्छा से किसी को दिए, अपनी इच्छा से किसी को दिए, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। समझिएगा, आपका सोर्स जो है वहां से 20,000 अलग हो गए, कंपल्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे? डायवर्जन ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे? इनकम आपको मिली, आपने उसमें से 10,000 उसी कोष में डाला, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। 30,000 गया आपकी तरफ से, लेकिन 20,000 क्या है? डायवर्जन, और 10,000 क्या है? एप्लीकेशन। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर डायवर्जन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका हुआ ही नहीं, वो आपका हुआ ही नहीं। आपके होने से पहले ही वो किसी और का हो गया। समझ में आ रहा है बात? और अगर एप्लीकेशन है तो भैया वो आपकी इनकम का ही पार्ट माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है पर? हाँ जी, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। देखिए, रेवेन्यू इनकम जो होती है, बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। रेगुलर इनकम जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। इट इंक्लूड्स सैलरी ऑल्सो, इट इंक्लूड्स सैलरी ऑल्सो। समझ में आ रहा है बात? तो रेवेन्यू इनकम में क्या होता है? आपका डे टू डे एक्टिविटी से, आपकी रेगुलर एक्टिविटी से जो आपकी इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। और कैपिटल इनकम, कैपिटल को क्या बोलते हैं? यहां पे अगर बात करें, पहले बात कहते हैं कैपिटल की। पहले किसकी बात करें? कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं कैपिटल के। कैपिटल का पहला मतलब होता है एनी लायबिलिटी। पहला मतलब क्या है? एनी लायबिलिटी। समझ में आता है कि कुछ इनकम आपको कुछ
इनकम तो नहीं कह सकता, यहां पे कुछ रिसिप्ट आपको रिसीव हुई है एज ए लायबिलिटी। मैंने आपसे लोन लिया, बताइए ये लोन जो है मेरे पास पैसा आया नहीं आया? पैसा आया, बट इज इट लायबिलिटी और नॉट? यस इट इज लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। क्लियर? उसके बाद में मैंने कोई सामान बेचा, मैंने अपने घर का कोई सामान बेचा, पर्स, देखिए पहला पॉइंट क्या लिया इसमें? एनी लायबिलिटी। दूसरा एनी पर्सनल इफेक्ट, दूसरा क्या है? एनी पर्सनल इफेक्ट। अगर पर्सनल इफेक्ट को सेल करने से कुछ भी अमाउंट रिसीव होता है, वह क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आता है? दो चीजों को इसमें शामिल करेंगे हम अपने हिसाब से। पहला क्या हो गया आपका? लायबिलिटी। दूसरा क्या हो गया? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट को सेल करने से यदि आपके पास में पर्सनल इफेक्ट को सेल करने से यदि कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, वो आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। क्या है वो आपके लिए? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आता है ये चीज? उसके बाद में कोई लायबिलिटी आपको रिसीव हुई है तो वो भी क्या आपके लिए? कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट के अलावा जो बाकी सारी रिसिप्ट है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। बात समझ में आती नहीं आती? समझ में आ रहा है? उसमें से यदि हम एक्सपेंस को लेस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाती है। क्लियर? सो कैपिटल रिसिप्ट पे या कैपिटल इनकम पे टैक्स नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट पे, कैपिटल इनकम पे टैक्स नहीं है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। यानी उस पे अगर उसको टैक्स लगाना होगा तो बशर्ते उसको बोलना होगा, बताना होगा कि हां इस पे क्या है? टैक्स है। समझ में आया चीज? रेवेन्यू रिसिप्ट पे, रेवेन्यू इनकम पे हमेशा टैक्स है। अगर उस पर टैक्स नहीं लगाना है तो उसको बताना पड़ेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम इज ऑलवेज बी टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। समझ में आया ये चीज? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, समझ में आता है आपको? किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? चलें आगे चलें। हाँ जी। नाउ हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ टोटल इनकम। देखिए अगर मैं बात कहूं हेड को कितने हेड में बांटा गया? 5। कौन कौन से? सैलरी, ठीक है। तो देखिए पहला हेड कौन सा है? सैलरी। हाँ जी, सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है। हाँ जी, दूसरा क्या है? फिर अब देखिए यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है। अभी मैंने बोला था कैपिटल रिसिप्ट पे, कैपिटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। यहां पे साहब स्पेसिफाई कर दिया गया, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि भैया जी टैक्स तो लगेगा। किस पे? यहां पे जो बोला गया सिर्फ उस पे। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो बोला है सिर्फ उस पे ही टैक्स लगेगा, बाकी पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ जी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपके क्या है? आपके पास में क्या है? 5 हेड है साहब। समझ में आता है? हर हेड के लिए क्या बना हुआ है? हर हेड के लिए अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। समझ में आ रही बात? और इसके खुद के क्या है? प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, सेक्शंस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हर स्पेसिफिक हेड का, हर हेड का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं। किसके अंदर दिए हुए हैं? चैप्टर्स के अंदर। बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट किस में बटा हुआ है? चैप्टर्स, सेक्शंस, शेड्यूल्स। तो चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं। चैप्टर के अंदर क्या है? सेक्शंस हैं। और उन सेक्शंस का बाइफरकेशन कैसे किया हुआ है? हर हेड के लिए एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। समझ में आता है? एक हेड है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। एक सेक्शन को क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। और एक को बोलते हैं कंप्यूटेशन, और एक को बाकी को बोलते हैं कैलकुलेशन। पहला चार्जिंग सेक्शन क्या होता है कि कौन कौन सी इनकम इस हेड के अंदर आएगी। अगर मैं सैलरी का चार्जिंग सेक्शन अगर मैं बात करता हूं 15, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? 15। तो उस सेक्शन 15 में क्या बताया गया होगा कि ये इनकम कहां आएगी? सैलरी के अंदर आएगी। बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन चार्जिंग सेक्शन 28, तो उसमें बताया गया, सेक्शन 28 में क्या बताया गया कि कौन कौन सी इनकम
पीजीबीपी में आएगी। यानी हर हेड का अपना अपना एक सेक्शन होता है जो क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। समझ में आती है बात? चलिए, इनकम चार्जेबल अंडर ए पर्टिकुलर हेड कैन नॉट बी चार्ज अंडर एनी, सही बात है साहब। जो सैलरी में आएगा वो सैलरी में आएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। जो कैपिटल गेन में आएगा वहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। बहुत जरूरी है साहब। आपके पास में सपोज आप सीए बन गए, आपके पास में एक बंदा आया, सर मुझे तो टैक्स कैलकुलेट करना, मुझे कितना टैक्स देना, मेरी इनकम ये है, ये वो, आप क्या पूछोगे, बताओ आपकी इनकम क्या है, वो तो पूरा आपको लेखा जोखा दे देगा। वो आपको हेडवाइज नहीं करेगा, वो आपको हेडवाइज अलग अलग करके नहीं देगा। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरी तो डिविडेंड भी मिला है, मेरे को इंटरेस्ट भी मिला है, मेरे को रेंट भी मिला है, मैंने एक घर बेचा है तो उसमें भी मेरे को इनकम हुई है, मेरे को सैलरी भी मिली है, सब कुछ मिला है साहब मेरे को, मैं जॉब भी करता हूं, मैं बिजनेस भी करता हूं, मेरे को सारी इनकम है। तो सारी इनकम दे देगा आपको। अब उस इनकम में आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा अलग अलग हेड की अलग अलग इनकम। आया समझ में? आया आपको? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। सो क्या है भाई ये? चार्ज अंडर ए रॉन्ग हेड। तो भैया अगर आपने गलत हेड में चार्ज कर दिया तो उन सेक्शंस के डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उन सेक्शंस के डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। समझ में आया चीज? जस्ट सर हेलो, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हम हर हेड की बात करते हैं, एक हर हेड का ओवरव्यू लेते हैं। हर हेड का क्या लेते हैं साहब? ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले कौन सा हेड है अपना? सैलरी। सबसे पहले हेड कौन सा है अपना? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, इसके जो सेक्शन शुरू होते हैं, सेक्शन कहां से कहां तक के हैं? 15 से ओनली 15, 16, 17, 3 सेक्शन, नथिंग मोर। ठीक है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में पूरा का मामला निपट जाएगा। ओनली 150 पेज, 3 सेक्शंस। ठीक है, चलिए चैप्टर कौन सा भैया? 4A। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर को ध्यान दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो तो भी अच्छी बात है, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे जरूर ध्यान देना, इस पे जरूर ध्यान देना साहब, ये ध्यान देने लायक बात है। सैलरी के सेक्शंस 15 से 17, 15, 16, 17। अच्छा, सैलरी जो टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। कैसे? तो देखिए, ड्यू और रिसीव, अरे प्रभु, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं ये मेरे यहां पे काम कर रही है सब, इसकी सैलरी है 25,000 रुपए मंथली, 25,000 रुपीज पर मंथ इसका सैलरी है। मार्च के महीने में ये मेरे पास में आई और बोली सर मार्च की सैलरी तो मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी सर, 2 महीने की और एडवांस चाहिए, 2 महीने की और एडवांस चाहिए। ये अगर मैं बात करता हूं, हम ईयर की बात करते हैं, ये ओहो ईयर 2019-20, ईयर 2019-20 इस ईयर की बात करते हैं। बताओ कौन से मार्च में आई होगी ये? मार्च 2020 में आई। ये कहती है साहब मेरे को मार्च की सैलरी तो चाहिए, लेकिन 2 महीने की सैलरी मेरे को क्या चाहिए? एडवांस चाहिए। 1 महीने की सैलरी कितनी साहब? 25। तो मैंने इसको कितना एडवांस दिया होगा? 50,000 मैंने इसको एडवांस दे दिया। मैंने कहा ले एडवांस 50,000 ऐश कर। आप मुझे बताइए, 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से नया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 शुरू हो रहा है। समझ में आए चीज? हाँ जी, कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी हंसी आ जाती है। हाँ जी, सो 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सी ईयर की है अभी सैलरी? ये वाली 50,000 कौन से ईयर की है? 20-21 की है, लेकिन मिल कब गई? 19-20 में। अब ईयर की बात करते हैं, ये सैलरी कौन से ईयर की है? ड्यू कब होगी?
20-21 में होगी। ड्यू कब होगी? 20-21 में होगी, लेकिन रिसीव कब हो गई? 19-20 में रिसीव हो गई बेटा। इसका मतलब ये टैक्सेबल कब होगी? 19-20 में। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा दूसरा एग्जांपल 19-20 है साहब, 19-20 ही है। इसको 4 महीने की सैलरी अभी तक मिली नहीं। मैंने कहा लॉकडाउन है भैया, लॉकडाउन है, ठीक है। नो पे बट वर्क, इस पे काम कर रही है। मेरी बात समझिएगा, नो पे नो वर्क नहीं है, नो पे बट वर्क। काम कर रही है ये, लेकिन 4 महीने से इसको सैलरी, दुखी है लेकिन फिर भी सैलरी नहीं मिली है साहब। अब बताइए, वो 4 महीने की सैलरी इसको ड्यू हो गई क्या? मिल गई क्या? तो बताओ आप टैक्सेबल कब होनी चाहिए? 19-20 में या 20-21 में? 19-20 में। क्यों? ड्यू हो गई। अगर तुम्हारी ड्यू हो गई टैक्सेबल हो गई, अगर तुमको रिसीव हो गई टैक्सेबल हो गई। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। मतलब पैसे तो मिलेंगे, टैक्स भरना पड़ जाएगा। क्या? टैक्स भरने के पैसे उधार लाके पैसे पर टैक्स तो भरना पड़ेगा, नहीं तो ना। सैलरी ड्यू तो हो गई, उन्होंने मिलने की बात नहीं कही। काकू उन्होंने क्या बात कही? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर का मतलब जो भी दोनों में से पहले हो। प्रभु की महिमा यही है बेटा, क्या करें? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अभी कोविड ऑर्डिनेंस आया है, इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। वो चीजें हैं, कुछ जो चीजें हम थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे हम फाइनेंस एक्ट 2020 वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ये एक ऑर्डिनेंस है, उसका कुछ पोर्शन हमारे कोर्स में, पूरा नहीं है, ठीक है। जो छुटका सा पोर्शन है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सैलरी बहुत खतरा है साहब, सैलरी आजकल 15 से 17, समझ में आया? 15 से 17। चैप्टर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी चैप्टर याद होता है तो ठीक है। क्या है चैप्टर? क्या है? 4th है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? कौन सा है? 4। याद हो तो सही है, नहीं तो इसको के, ठीक है। हाँ जी। अब हाउस प्रॉपर्टी, किसमें आते हैं हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी। क्या? अरे छोटे नहीं यार, तेरे को ये पढ़ा रही हूं, ये पढ़, इसको क्यों लग प्ले कर रहा है? हाँ जी, क्लियर है? ये यहां पे समझ में आया? अब हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता है? आपके पास में हाउस है, घर है, उस घर को आप किराए पे दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं बेटा? किराए पे दे रहे हैं। समझ में आए? किसी के पास में 22 हाउस, 22 हाउसेज हैं, किसी के पास में 27 हाउसेज हैं। मतलब ये सारे इतने सारे हाउसेज हैं। किसके पास में कितने हैं? 22 घर। किसी के पास में 27, तो 22, 23, 24, 25, 26, किसी के पास 23, 24, मतलब 22 से 27 घर सबके पास। मान लो, अरे बोल, मान लिया, ये मान लिया। कितने घर हैं? 22 से किसी के पास 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वगैरह टूट गया। 28 वगैरह टूट गया। तो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन कहां से कहां तक है? 22 से 27। प्रभु कहां से कहां तक? 22 से 27। 22वां सेक्शन कौन सा होगा? चार्जिंग सेक्शन। पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन। समझ में आता है? हर हेड का पहला सेक्शन अपने बारे में बताएगा कि इसमें कौन कौन आएगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन पड़ोसी का है, वो बता देगा आपको। समझ में आ रही है कि भैया यहां पे ये चीजें हैं। क्लियर है? होप यू अंडरस्टूड? ठीक है। तो कितने सेक्शन है भैया? 22 से 27। और चैप्टर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये है कौन सा है अपना? पड़ोसी। याद हो तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा साहब, उसके बाद में अच्छा हाउस प्रॉपर्टी में तुम जब पढ़ोगे ना, बड़ा मजेदार किस्सा आएगा। तुमको इनकम रिसीव हो नहीं हो, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ा एक मजेदार सेक्शन है साहब। ये बड़ा एक मजेदार चैप्टर है। इमेजिनरी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। किस इनकम पे?
इमेजिनरी इनकम पे एक्चुअल टैक्स देना पड़ता है। यूं नहीं सर, इमेजिनरी इनकम पे इमेजिनरी टैक्स दे देते हैं। समझ में? ये है मजेदार है बातें हैं इसमें, ऐसी बातें करेंगे। किताबों में तुम्हारी इनकम को निकाला जाएगा, भले ही एक्चुअल में तुमको मिला हो या ना मिला हो, और टैक्स दिया जाएगा। नहीं नहीं, सैलरी में तो ड्यू हो गई तो मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। इसमें तो तुम्हें कभी मिलेगी भी नहीं, तो भी टैक्स देना पड़ जाएगा। अरे अभी बात करेंगे क्या बेनिफिट लोगे, देखेंगे। हाँ जी, जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या बेनिफिट लेते हो बेटा। समझ में आया? अभी आप ये समझे, सैलरी में और इसमें डिफरेंस है। सैलरी में तो ड्यू हुई, तुम्हारी इनकम ड्यू है, तुम्हें ये इनकम प्राप्त करने का अधिकार है, तुम किसी पे अपना ये राइट ठोक सकते हो, तभी तुमको टैक्सेबल हो रही है। समझ में आया? या तुमको एडवांस में मिल गई है तब वो तुमको क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी में तो भैया ऐसे ऐसे प्रोविजन पड़ेंगे प्रभु, ये मिली नहीं, कुछ नहीं, ना वो मिली ना कुछ हुआ, और होटल का बिल और भरना पड़ गया, रेस्टोरेंट का बिल और भरना पड़ गया। समझ में आ रही है बात? टैक्स और देना पड़ गया, आएगा। इसलिए सेक्शन 22 से 27। चलिए साहब, और तो सर किस बेसिस पे ये टैक्सेबल होता है? एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस पे? साला यहाँ बेसिस कुछ नहीं है रे। एक्रूअल बेसिस क्या, मैं ये तो लिख दिया हमने एक्रूअल बेसिस। अबे कुछ इनकम तो ऐसी होती है जो एक्रू होती नहीं है, ड्यू होती नहीं है, फिर भी टैक्सेबल हो जाती है। यहां तो लिखना चाहिए इमेजिनरी बेसिस। समझ में आया? इमेजिनरी बेसिस लिखना चाहिए, लेकिन वो इमेजिनरी बेसिस होता नहीं है, इसलिए यहां पे लिखते नहीं है। क्लियर है? चलिए, जैसे 4 घर है तो 4 घर में आपने भले ही 4 घर किराए पे दिया ही नहीं है, तो भी उसमें से कुछ घर का हो किराया उसका कितना आता है, कितना आना चाहिए, ये मान लेंगे। मान लेते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा और बता दूं, जैसे सपोज कीजिएगा आपके 4 घर हैं साहब। कितने घर हैं? 4 घर। यहां 22 घर है, 22 घर है ना, 22 घर अपने 22 घर है। अब क्या तुम 22 घर में खुद रहते हो क्या? नहीं सर, मैं तो एक दिन यहाँ रहता हूँ, एक दिन वहाँ रहता हूँ, और 22 घर है। उसमें से 1-2 घर तो चलो छोड़ो, वो मान लेता है, चलो 2 घर में कभी तुम इधर रहते हो, कभी तुम उधर रहते हो, बाकी के घर का तुमने लॉक लगा के रखा हुआ, किराए पे भी नहीं दिया हुआ, सब लॉक लगा के, एक्चुअल में लॉक लगा के रखा हुआ है। फिर भी उन घर का ये वैल्यू निकाला जाएगा। अगर इसको किराए पे देते तो कितनी इनकम आती, उतनी इनकम आती तो इस पे इतना टैक्स बनता, और ये आपको टैक्स देना पड़ता, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या करें? ठीक है। हाँ, तो घर बेचो, रखते क्यों इतने घर? 22 घर रख रहे और लॉस है? अब भाई साहब हाँ जी, चलिए समझ में आता है साहब। फिर आपका आता है कौन सा? बिजनेस इनकम। कौन सा इनकम? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम है साहब 27 के बाद में कौन सा सेक्शन है? 28। 28 सबसे बड़ा सेक्शन है, ये 28 सेक्शन। इसमें इनकम की मीनिंग डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम, बिजनेस की डेफिनेशन, पीजीपीपी यानी प्रॉफिट गेन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन, 28 से लेके 44 डीबी। समझ में आया? अच्छा, जहां पे बिजनेस होता है वहां पे कुछ ना कुछ अकाउंटिंग होती है, वहां पे कुछ ना कुछ क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग 2 तरह से रख सकते हैं, कैश बेसिस पे और मर्केंटाइल एक्रूअल बेसिस पे। यहां पे टैक्स वालों ने थोड़ी छूट दे दी आपको कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा को भी हम भी सलाम करते हैं। और इस पे देखें कि जिसने, अगर आपने कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की है, अगर आपने कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की है तो कैश बेसिस पे टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग की है तो एक्रूअल बेसिस पे आपकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। इट इज डिपेंडेबल ऑन एसएससी बिजनेस कि वो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहता है। सैलरी में क्या है? ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी क्या है? एक्रूअल। और बिजनेस प्रोफेशन कैश और एक्रूअल डिपेंडेंट ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज आइदर, ये क्या है इसमें? आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। समझ में आ गया? ऑन बेसिस इनकम अंडर दिस साइड इज टैक्सेबल।
ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है साहब, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। वह एक्सेप्शंस हम कहां पढ़ेंगे? बीपीवी के चैप्टर में, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आया? अभी के लिए इतना ही। सैलरी में कहां से कहां तक के सेक्शन? 15 से 17, उसके बाद में 22 से 27, फिर 28 से 44 डीबी। डीबी क्या है? ठीक है, देखेंगे। ठीक है, डीबी देखेंगे साहब। फिर कौन सा है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब छुटका सा मतलब बता दूं, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट्स। क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। घर है साहब, या सपोज कैपिटल एसेट्स में मैं कहूं सोना चांदी, उसमें भी आता है। आपके लॉकर में 50 किलो सोना रखा है। हाँ, कितना? 50 किलो सोना रखा है। यहां सोना पड़ा है, सोना सोना, ये सोना सोना सोना, ये 50 किलो है। ये सोना हर रोज 5 ग्राम और पैदा करता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। अच्छा, अब इन्होंने ये सोना लिया था, मान लेते हैं 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम के हिसाब से सोना लिया था, 3 लाख रुपए किलो के हिसाब से सोना लिया था। ठीक है, आज सोने का रेट हो गया 5 लाख रुपया किलो मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पड़ा है सोना, क्या इनको रियलाइज हो गया? क्या नहीं हुआ। तो क्या मतलब? इसको, इस गेन को रियलाइज करने के लिए सोने को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो उस सोने को अगर आप ट्रांसफर करोगे तब जाके आपको क्या होगा? तब जाके आपको इनकम मिलेगी। ट्रांसफर तो गिफ्ट के थ्रू भी हो सकता है। हाँ, ट्रांसफर गिफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे तो उस समय आपकी इनकम नहीं होगी, वो गिफ्ट के अलग से हम प्रोविजन से वो पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे क्या होगा? जिस ईयर में आपने कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया है, उस ईयर में वह कैपिटल गेन कंप्यूट होगा और टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो 19-20 में इन्होंने मुझे सोना ट्रांसफर कर दिया और मैंने कहा ये पेमेंट मैं आपको 20-21 में दे दूंगा, मैं पेमेंट आपको 20-21 में दे दूंगा। बताओ टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? 19-20 में। किस ईयर में होगा? 19। जिस ईयर में आपका क्या हुआ है? एसेट्स ट्रांसफर हो गया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको जनरल मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये किस बेसिस पे होता है? अच्छा, सेक्शन है साहब कहां पे? यहां पे 45 से लेके 55A तक। समझ में आया? अगर सेक्शन का थीम देखें तो 15 से 17 किसका है? फिर हाउस प्रॉपर्टी, कितने मकान है? 22। 22 से 27, फिर 28 से 44 डीबी। कौन से? ठीक है, बॉम्बे वाली डीबी। क्लियर? उसके बाद में क्या है आपका? 45 से लेके 55। कौन से सेक्शन? कैपिटल गेन। समझ में आता है? अच्छा, उसके बाद में कौन से सेक्शन आपके? अदर सोर्सेज हैं। क्या है आपके? अदर सोर्सेज हैं, सेक्शन 56 के लेके 59। तो अगर मैं बात कहूं इन सारे सेक्शंस को देखते हुए, इतने सेक्शंस हमको पढ़ने पड़ेंगे और इसके अंदर हमारी पांचों हेड की इनकम का कंप्यूटेशन आ जाएगा। किस तरह से इनकम को कंप्यूट किया जाता है वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। यहां तक 5 हेड, उसके रेस्पेक्टिव सेक्शंस। 5 हेड, उसके रेस्पेक्टिव सेक्शंस। पहला हेड कौन सा? सैलरी। कौन सा सेक्शन? 15 से 17। दूसरा हेड कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से 27, 22 से 27। तीसरा बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी। उसके बाद में कैपिटल गेन, कौन से सेक्शन? 45 से 55। ठीक है, फिर अदर सोर्सेज 56। समझ में आया? 60 की उम्र में तो इंसान रिटायर्ड हो जाता है, इसलिए यहां पे वो सेक्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में है रखना है। क्लियर है साहब? किसी कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। अच्छा, अदर सोर्स का क्या, किस बेसिस पे टैक्सेबल होता है?
तो जिस बेसिस पे जो बीपीवी का है सेम इसका भी है। ये किसके पीछे पीछे भागता है? बीपीवी के पीछे भागता है। यानी अगर इसमें आपकी बुक्स आपने कैसे मेंटेन की हुई है, कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे, जिस हिसाब से आपने अपनी बुक्स को मेंटेन किया हुआ है उस हिसाब से ही क्या लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो अदर सोर्सेज और पीजीबीपी, अदर सोर्सेज और पीजीबीपी, इन दोनों में क्या होता है बेटा जी? इन दोनों के अंदर ही क्या होगा? इन दोनों के अंदर ही आपको ध्यान रखना है कि बुक्स के हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी। अगर आपने बुक्स को मर्केंटाइल बेसिस पे रखा हुआ है, एक्रूअल बेसिस पे, तो ड्यू बेसिस पे, और अगर आपने कैश बेसिस पे रखा हुआ है तो कैश बेसिस पे। क्लियर? डन? समझ में आया ये चीज? चलिए अब यहां पे अगर हम देखें, अब हमारा एक, हम कैसे इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं? जितनी भी 5 हेड की इनकम है, जितनी भी 5 हेड की इनकम है, उन सबको टोटल कर लेते हैं। उन सबको क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। हर इनकम के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन से उसके हिसाब से हम इनकम निकाल लेते हैं और उनको क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। 5 हेड की इनकम को टोटल। बेटा इसको बोलते हैं फेविकोल का जोड़। क्या बोलते हैं? फेविकोल का जोड़। और इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं मुन्ना? ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया? अच्छा, इसमें से, इन इनकम में से अगर हमने गवर्नमेंट के कहे अनुसार कहीं खर्च किया, गवर्नमेंट के कहे अनुसार कहीं हमने इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट खुश हुई। गवर्नमेंट खुश हुई। गवर्नमेंट खुश हुई तो आपको कुछ क्या देगा? डिडक्शन देगा। क्या देगा? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब तुमने हमारा कहना माना तो हमें भी तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, इतने पे टैक्स मत दीजिए। मान लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? 5 हेड का टोटल। 5 हेड का टोटल क्या है आपका? ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए बना, ठीक है? उसमें से आपने गवर्नमेंट के कहे अनुसार 50,000 को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसा गवर्नमेंट ने बोला वैसा कर दिया। और गवर्नमेंट कहां बोलता है? सेक्शन 80 में बोलता है। कहां बोलता है? सेक्शन 80 में बोलता है। 80C से लेके 80U में बोलता है। समझ में आ रहा है? 80C से लेके 80U में बोलता है। तो यहां अगर आपने कुछ भी कार्यक्रम संपन्न किया तो गवर्नमेंट खुश हुआ। गवर्नमेंट खुश हुआ तो आपको डिडक्शन मिला। डिडक्शन मिलने का मतलब क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। डिडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। समझ में आया? तो वो आएगी आपकी नेट इनकम। वो क्या आएगी? आपकी नेट इनकम, जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। समझ में आया? वो बोलते हैं हम टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इस टोटल इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। बाद में 5 मिनट बाद में आइए। हाँ जी, इस टोटल इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। बात समझ में आता है? तो ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या लेस करेंगे? डिडक्शन। क्या लेस करेंगे? डिडक्शन। और फिर क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा। अब यहां पे एक और चीज, टोटल इनकम जो होती है ना, सपोज किसी की टोटल इनकम आई है 20,55,689 रुपीज। कितना आया? पीछे कितना है? 89। सपोज कीजिएगा किसी की इनकम है 20,69,889 रुपीज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया, पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो यहां पे चिल्लर छुट्टे मुट्टे का हिसाब रहता है। फिर इस पे टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी किस पे आएगा? ऐसे ही पॉइंट्स में कुछ आएगा। तो चिल्लर का हिसाब किताब नहीं चाहिए। चिल्लर का हिसाब किताब नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हाँ जी, तो इन सच कंडीशन इस चिल्लर का हिसाब नहीं चाहिए तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। और वो जो राउंड ऑफ होता है ना, इसको राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल ऑफ 10। इन मल्टीपल ऑफ 10 5 का नियम होता है, रूल ऑफ 5। क्या होता है? रूल ऑफ 5 इन मल्टीपल ऑफ 10। मतलब क्या हो गया कि इसको नेक्स्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 90। तो आंसर क्या आएगा आपका? दिस वन 20,69,890। समझ में आया? अगर सपोज कीजिएगा अगर यहां पे ये 89 की जगह 85 होता तो क्या करते? तो भी 90 करते। अगर यहां पे 5
और 5 से ज्यादा का कोई फिगर है तो उसको अगले मल्टीपल ऑफ 10 पे ले जाओ। क्लियर? और अगर इससे कम होता, मान लेते हैं क्या होता, 84 होता, क्या होता, 84 होता, तो क्या करते, 80 पे आ जाता। क्लियर है ये? अगर ये 80 क्या होता है, अगर 5 से ऊपर है तो अगला 10, 5 से कम है, 5 या 5 से ऊपर है तो अगला 10, और अगर उससे कम है तो पिछला 10। इन मल्टीपल ऑफ 10, राउंडेड ऑफ इसको बोलते हैं, राउंडेड ऑफ। और बकायदा इसका एक सेक्शन बना हुआ है 288, सेक्शन नंबर क्या है, 288। अब ए है या बी है हम बात करेंगे, ए में भी है और बी में भी है। समझ में आ रहा है चीज? तो इनकम हमने कंप्यूट करी, धीरे धीरे देखिए इनकम हम कंप्यूट करते हैं। इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, पहले क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, इनकम को कंप्यूट करने के सेक्शंस होते हैं, हाँ जी सेक्शंस होते हैं। सैलरी का सेक्शंस 15 से 17, फिर हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, फिर पीजीबी बिजनेस प्रोफेशन 28 से लेके 44 डीबी, उसके बाद में कैपिटल गेन सेक्शन 45 से लेके 55, उसके बाद में 56 से लेके 59, 60 पे रिटायरमेंट है इसलिए वो सेक्शन यहां नहीं। समझ में आया? इन सब की टोटल करी, क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से क्या लेस किया, डिडक्शन, तो क्या आ गया, टोटल इनकम। टोटल इनकम को हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया। टोटल इनकम को क्या किया हमने, राउंड ऑफ किया। क्लियर? समझ में आया ये चीज? हाँ जी। डिडक्शन कौन से सेक्शन में, 80C से लेके 80U, 80C से लेके 80U। समझ में आ गई ये चीज? चलिए ओके, चलिए थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, बात करते हैं।